समझ लेते हैं तो वो एक आसान हो जाता है ऑप्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आसान आते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बढ़िया होते हैं कि हम समझ लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से भी कि क्या पूछा गया। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज रीजनल डायलेक्ट। देखिए डायलेक्ट मतलब है उपभाषा, भाषा के रूप में जो अलग क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाए वो उपभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से रीजनल डायलेक्ट को कौन परिभाषित कर रहा है, कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं। स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज इन रीजन, क्षेत्रीय भाषा में बोली जाने वाली संरचनात्मक भाषाएं, ठीक है, या विशेषकर भाषाएं वो जो क्षेत्रीय भाषा में बोली जाती हैं वो रीजनल डायलेक्ट होंगी। या लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट और कंट्री, एक कंट्री में जो भाषा बोली जाती है वो, या स्टेट में बोली जाती है वो। लैंग्वेज विथ अ स्क्रिप्ट ऑफ अ रीजन, ठीक है, कि जो लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होती है, जैसे एक लिपि होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट हो ना। जैसे सांकेतिक भाषा की स्क्रिप्ट नहीं होती, जो जैसा अपने हिसाब से चाहता है उसको कर लेता है। द रिटन लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ अ रीजन, तो लिखने वाली भाषा की बात यहाँ पे नहीं की गई है। सिर्फ लिखने वाली जो भाषा होगी वो कैसे डिफाइन करेगी किसी एक भाषा को। ठीक है, तो रीजनल डायलेक्ट की बात कर ली जाए तो वो भाषा हो जाएगी जो स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज इन रीजन, जो क्षेत्रीय भाषा को या क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा की कैरेक्टरिस्टिक को संरचनाओं को क्या कर रही है, बोली जा रही है, जहाँ पे वो हो जाएगी आपकी रीजनल डायलेक्ट। ठीक है, पहले का पहला ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज, जो साइन लैंग्वेज है, ठीक है, सांकेतिक भाषा जो है वो, इसके बारे में क्या सही है। ठीक है ना, साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव ग्रामर, साइन लैंग्वेज एज अ ग्रामर, साइन लैंग्वेज इज सेट ऑफ गेस्चर, ओनली वन साइन लैंग्वेज यूज अक्रॉस द वर्ल्ड। कह रहा है कि सिर्फ एक ही साइन लैंग्वेज ऐसी है जो पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड संसार में बोली जाती है। ठीक है, संसार में बोली जाती है। देखिए साइन लैंग्वेज हैज़ ग्रामर होगा, ठीक है, हैज़ ग्रामर होगा तब सही होगा, या हैव ग्रामर रख सकते हैं वो, यहाँ पे हैव होगा, हैव ग्रामर। ठीक है, तो जो इसमें सही होगा, ट्रू पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि साइन लैंग्वेज नॉट हैव अ ग्रामर, ग्रामर नहीं, इनको लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि साइन लैंग्वेज हैव अ ग्रामर। ठीक है, ग्रामर है साइन लैंग्वेज की। लैंग्वेज लर्निंग इज, भाषा अधिगम क्या है। लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम क्या है। अब जानते हैं आप, जहाँ पे भाषा अधिगम की बात होती है वहाँ पे हम चीज़ों को सीखते हैं एफर्ट लगा के। जहाँ पे हम थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ी सी मेहनत करके चीज़ों को सीखें, वहाँ अधिगम होगा। जहाँ हम अपने आसपास पड़ोस से अपने आप सीख लेते हैं वो अर्जन होता है, जिसको एक्विजिशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक्विजिशन कहते हैं इंग्लिश में। फिलहाल यहाँ लर्निंग की बात हो रही है, किसकी, अधिगम लर्निंग की बात हो रही है, लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है, अधिगम भाषा अधिगम की बात हो रही है। तो क्या है भाषा अधिगम, नेचुरल एंड सब कॉन्शियस है, यानी कि प्राकृतिक है और हम अचेतना से सीख लेते हैं, चेतन मन से नहीं, यानी कि हम उसी तरह अगर अपना पूरा मन न लगाएं तभी हम अधिगम कर सकते हैं। डेलिबरेट एंड कॉन्शियस, बोथ नेचुरल एंड डेलिबरेट, इनेट एंड इवोल्यूंटरी। तो देखिए लैंग्वेज लर्निंग जो है वो कॉन्शियस है, ठीक है, सब कॉन्शियस नहीं है। तो ये डेलिबरेट है और कॉन्शियस है, यानी कि इसको हम पूरा मन दिमाग अपने पूरे सोच समझ के ग्रामर रूल नियम कायदे कानून में रह के हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं। एक्विजिशन होता तब सब कॉन्शियस होता और नेचुरल होता, लेकिन यहाँ पे लर्निंग है तो दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, डेलिबरेट एंड कॉन्शियस। चौथा क्वेश्चन है,
What does it mean to use multilingualism as a strategy in the classroom? क्लासरूम में बहुभाषावाद, कई भाषाओं का उपयोग करने का क्या मतलब है? ऑप्शंस देखते हैं। यूजिंग द कॉमन लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर ट्रांसलेटिंग द कंटेंट इन इंग्लिश मीडियम क्लासरूम। कह रहा है कि बहुभाषावाद या मल्टी लिंग्वलिज्म की बात यह है कि जब हम एक भाषा को, जब लर्नर एक या अधिगम करता या सीखने वाला व्यक्ति एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है अपने कंटेंट को, तब वो मल्टी लिंग्वलिज्म होगा। या मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। तीसरा ऑप्शन है नॉट टेलिंग द लर्नर टू यूज देयर लैंग्वेज इज एक्सेप्ट द मीडिया मार्क इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम, लर्निंग ऑफ द मेनी लैंग्वेज इन द स्कूल टू बिकम मल्टीलिंगुअल स्पीकर। यानी कि बहुत भाषाओं का हम उपयोग करेंगे बहुत सी भाषाओं का, तो व्यक्ति जो है मल्टीलिंगुअल स्पीकर हो जाएगा, बहुभाषीवाद भाषण करता है या बोलने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात कर ली जाए कि सिर्फ ट्रांसलेट के लिए हम बहुभाषावाद नहीं करते हैं, सिर्फ आसपास पड़ोस में बोलने के लिए भाषा का यूज नहीं करते, हम कहीं पे भी क्लासरूम में भी अपने लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं ना। ये तो ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इसे मेल ही नहीं खा रहा। बचता है आपका दूसरा ऑप्शन है मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर टू टीच लर्न लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। अपनी भाषा में बच्चों को उस भाषा में बच्चा सीखे जहाँ पे लैंग्वेज क्या है सिखाया जा रहा है, कंटेंट सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट वाइज सिखाई जा रही है चीज़ें। ठीक है, तो चौथे का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन इंडिया? भारत में हिंदी लैंग्वेज के बारे में क्या सही है? इट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट इज़ द कॉमन सेकेंड लैंग्वेज इन एजुकेशन, it is associate official language of India, it is the official language of India। ये 5 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो नेशनल राष्ट्रीय भाषा है नहीं हिंदी, हमारे राजकीय भाषा है। ठीक है, और इसको सेकेंड लैंग्वेज नहीं कहते, ठीक है ना, हिंदी को। और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऐसे सामाजिक तौर पर ऑफिशियल नहीं है। हम तो क्षेत्र में अपने समाज में अलग अलग भाषा बोलते हैं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड नॉट एक्सेप्ट एज ऑथेंटिक मटेरियल? इसमें आप प्रमाणिक उत्पाद क्या नहीं मानेंगे? अगर जैसे आप क्लास में सिखा रहे हैं बच्चों को, तो इसमें से क्या प्रमाणित नहीं है, आप क्या इसको सही नहीं मानेंगे? अ कार्टून फ्रॉम अ मैगजीन, एक अखबार से कार्टून अगर आप लेते हैं तो क्या वो प्रमाणिक होगा? हाँ बिल्कुल होगा। बच्चों को सिखाने के लिए हम कहीं से भी कार्टून ले सकते हैं या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। एन एडवर्टिजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में अगर कोई प्रचार प्रसार है तो उसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एन एसे कोविड-19 रिटेन बाय टेक्स्ट बुक राइटर। और चौथा है अ शॉर्ट स्टोरी बाय द वेल नोन राइटर प्रेमचंद, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कोई अच्छी कहानी, कोई छोटी सी कहानी। ठीक है, इसको भी लिया जा सकता है। लेकिन जो नहीं लिया जा सकता वो है कोविड-19 पे रिटेन जो टेक्स्ट बुक का ऐसे होगा, निबंध होगा, क्योंकि बच्चों के लिए निबंध उतना उपयोगी नहीं होगा। हम एग्जाम्पल कोविड-19 का दे सकते हैं लेकिन इसके ऐसे लिखने का नहीं, खासकर प्राइमरी लेवल पर। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें और क्वेश्चंस को पढ़ें तो 1 to 5 या 5 to 8 के बच्चों को ध्यान में रखकर चीज़ों को देखें। अगर आप पेपर 2 कर रहे हैं तो और पेपर 1 कर रहे हैं तो ये ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये एक्सेप्ट नहीं है ऑथेंटिक मटेरियल के हिसाब से। सातवां क्वेश्चन है कि अ टीचर आस्क हर लर्नर ऑफ क्लास 8 एज ए फॉलो अप टास्क ऑफ द रीडिंग। एक टीचर है जो अपने क्लास 8 के बच्चों को एक
पढ़ने का कार्य देती हैं, एक पाठ पढ़ने का कार्य देती हैं। टू लिस्ट द इवेंट एंड आइडिया ऑफ द स्टोरी इन अ सीक्वेंस, व्हाट डज सी डू। कह रहा है कि इसमें एक टीचर हैं, वो क्लास 8 की बच्ची को या बच्चे को एक लेसन पढ़ने का काम देती हैं और उसमें कहती हैं कि जो इसमें से महत्वपूर्ण ज़रूरी बातें हैं, आइडिया है, विचार है, उसको अपनी भाषा में याद रखो या उसको करो, अपनी भाषा में बताओ, बेसिकली ये बात है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज सी डू, इसका मतलब वो क्या करना चाह रही है। आस्किंग हर स्टूडेंट टू क्रिएट अ सब टेस्ट, वो ये चाह रही है कि उसके बच्चे कोई जो अक्षर है या जो तथ्य है उसका प्रमाणिक तौर पे अपने पास एक डेटाबेस तैयार करके रखें। आस्किंग हर स्टूडेंट टू रीड द स्टोरी अगेन, वो चाह रहे हैं कि बच्चा कहानी को फिर से पढ़े। रे रीइंफोर्सिंग देयर राइटिंग स्किल, लिखने की तो बात हो नहीं रही यहाँ पे। प्रमोटिंग देयर स्किल टू रिकॉल, यानी कि याद करने की बात तो सही है नहीं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया हो जाएगा कि वो ये चाहती हैं कि वो अपने माइंड से क्रिएट करे लेसन, पढ़ते समय क्या स्टोरी है उसका अपनी भाषा में वो चीज़ों को रख सके, एक सब टेक्स्ट तैयार कर सके, एक रचनात्मक चीज़ क्रिएट कर सके, बना सके। पहला ऑप्शन जो ये सही हो जाएगा 7वें का। Which of the following statement is not true teaching of library text in language classroom? इसमें से क्या सही नहीं है एक लाइब्रेरी टेस्ट के भाषा के लाइब्रेरी टेस्ट के क्लास में। ठीक है, क्या सही नहीं है। लाइब्रेरी टेस्ट टेक्स्ट शुड बी, यहाँ टेक्स्ट होगा अक्षर, टेस्ट मतलब टेस्ट नहीं परीक्षा वाला, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट होगा अक्षर वाला। शुड बी यूज टू टीच ग्रामर, ग्रामर सिखाने के लिए इसका यूज़ करना चाहिए। लाइब्रेरी टेक्स्ट आर फॉर अप्रिसिएशन प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट, लाइब्रेरी टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम अपने जो बच्चे हैं क्लास के उनके एन्जॉयमेंट और प्लेजर मतलब खुशी और आनंद को क्या करें, अप्रिशिएट करें, प्रोत्साहित करें। लाइब्रेरी टेक्स्ट आर इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, जो लाइब्रेरी टेस्ट है वो लैंग्वेज लर्निंग के इनपुट के लिए है। लाइब्रेरी टेस्ट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, नहीं लाइब्रेरी टेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी हो पाएगी, बच्चा इतना नहीं सोच पाएगा लाइब्रेरी टेक्स्ट से। 8वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइब्रेरी टेक्स्ट शुड बी यूज टू टीच ग्रामर, किसी एक पहलू को सिखाने के लिए लाइब्रेरी टेक्स्ट लिए जाते हैं। 8वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राविन रीड्स एन आर्टिकल फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर से आर्टिकल पढ़ता है राविन। सो एज द प्रेजेंट द ओवरऑल idea of the text to his group the next day, what is his reading known as? यानी कहा जा रहा है कि वो न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल पढ़ रहा है बच्चा और ओवरऑल उसका ओवरऑल वो व्यू देख रहा है, बस सरसरी निगाह से देख रहा है ताकि वो उसका एक सारांश निकाल पाए, एक आइडिया हो पाए कि उसमें क्या कहानी है या क्या बात कही जा रही है। तो इस रीडिंग को क्या कहते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन, रीडिंग बियॉन्ड द लाइन, तो ये तो होगा नहीं दोनों। स्कैनिंग और स्कीमिंग, इन दोनों में एक होगा, एक सरसरी निगाह से पढ़ना, एक बारीक पठन पढ़ना। ठीक है, 9वें की सही, तो यहाँ पे क्या है, ओवरऑल सरसरी निगाह से वो पढ़ रहा है और उसका ओवरऑल आइडिया ले रहा है, व्यू ले रहा है, क्या है 9वें की सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये स्कीमिंग है। स्कीमिंग, स्कैनिंग तब होता है जब वो कोई पर्टिकुलर एक वर्ड को ढूंढे ना, जैसे डिक्शनरी में या जैसे आप अगर कंप्यूटर चलाते हो तो आप जानते हैं, या कुछ भी जिसमें आपने एक डेटाबेस बनाया है बुक में और आप वर्ड मीनिंग ढूंढ रहे हैं कि गो मीन्स क्या होगा तो उसका आप ढूंढ रहे हैं गो मीन्स क्या होगा, गो मीन्स जाना जाना ना, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं। तो जो एक कोई वर्ड एक ढूंढना है तो स्कैनिंग होगा, तो यहाँ पे ओवरऑल सारांश लेने की बात है तो स्कीमिंग होगा। चौथा ऑप्शन 9वें का सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, वर्ड्स वन रिकग्नाइज वाइल रीडिंग बट इज नॉट एबल टू यूज ऑन हर ओन, व्हाट इज द वोकैबुलरी नोन एज। कह रहा है कि जब आप किसी अक्षर को देख के, कोई शब्द को देखकर आप पहचान तो लेते हैं लेकिन उसका यूज नहीं करते अपनी लाइफ में एज अ नॉर्मली, तो वो वोकैबुलरी क्या कहलाएगी, एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी, लिसनिंग वोकैबुलरी या रीडिंग। तो देखिए
जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो एक्टिव वोकेबुलरी होती है, लेकिन जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं वो पैसिव वोकेबुलरी होती है, तो ये पैसिव वोकेबुलरी हो जाएगी। आसान प्रश्न है ये। दूसरा ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। बेसिक इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आर, ब्रिक्स की बात आएगी आगे, उस पर देखेंगे। फिलहाल ये बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या कहते हैं, यानी कि हम अपनी बात को कम्युनिकेशन के माध्यम से संप्रेषणात्मक तौर पर कह सकें, वो क्या है। यूजिंग लैंग्वेज फॉर हर एंड नाउ एंड ऑन फैमिलियर टॉपिक, किसी जाने पहचाने टॉपिक पे बात करना बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है। या यूजिंग लैंग्वेज फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग, बहुत अच्छे तरीके से सोच पाना किसी चीज़ को लेकर, वो है। यूजिंग लैंग्वेज टू कन्वे अब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, यूजिंग लैंग्वेज फॉर रिपोर्टिंग साइंटिफिक रिसर्च ऑन टॉपिक, नहीं। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो इसमें तो थिंकिंग की बात आ रही है। इन तीनों में एक ही ऑप्शन सही होगा जहाँ पे लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है उसके फैमिली टॉपिक है। जैसे आपसे कोई कहा किसी तरह बात कर रहे हैं आप, तो वो कोई जानी पहचानी टॉपिक होगी जिस पे आप बात करेंगे या जिस पे आप स्पीच देंगे ना, तो 11 का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अप्रोच टू राइटिंग गिव स्कोप फॉर लर्नर्स टू अंडरगो डिफरेंट स्टेज ऑफ राइटिंग इन ऑर्डर टू लर्न टू राइट, यानी कि कौन सा राइटिंग का वो उपागम है। अप्रोच मीन्स उपागम होता है हिंदी में। उपागम है जो लर्नर को ये स्कोप देगा कि वो डिफरेंट तरीके से अलग अलग स्टेज पर राइटिंग कर सकें अपने हिसाब से ना। वो क्या होगा, प्रोडक्ट अप्रोच होगा, प्रोसेस अप्रोच होगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा या लॉजिकल अप्रोच होगा। 12 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, प्रोडक्ट अप्रोच वहाँ होगा जब आप अपने हिसाब से कुछ लिखें, जैसे आपको निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए ना, तब तो वो हो जाएगा। लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो प्रोसेस अप्रोच होगा। कौन सा अप्रोच होगा, प्रोसेस अप्रोच हो जाएगा। दूसरा प्रक्रिया उपागम जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रक्रिया उपागम। चलिए फिलहाल 12 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरुल राहुल, A teacher in his grammar class introduces rule of a grammar item, voice and tenses, यानी कि उनके टीचर उन्हें आइटम, वॉइसेस एंड टेंसेस के बारे में बता रहे हैं, यानी सेंटेंस के बारे में, टेंस के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट एंड मेक देम अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्म बिहेव, और उसके पहले टीचर ये सिखा रहे हैं कि जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये कैसे बिहेव करती है, कैसे लगाई जाती है, इनका यूज कैसे किया जाता है। एंड हाउ टू यूज इन कॉन्टेक्स्ट, इनका यूज कैसे किया जाता है। ही देन गिव्स लॉट ऑफ टास्क फॉर लर्नर्स टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज आइटम, फिर उनके बाद उनके टीचर बहुत से वर्क देते हैं उनको, जो रूल सिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उन पे काम करने के लिए। जैसे आप स्पीकिंग करते हैं ना, आप स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग जब सीखने जाते हैं तो आपको काम दिया जाता है कि निब पर बोलो, निब पर बोलो, स्कूल पर बोलो, अपने आप पर बोलो, पिता पर बोलो ना। इस तरह से कम्युनिकेटिव स्किल्स कराई जाती हैं। तो उसी तरह से जैसे आप टेंस पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं इंग्लिश, उसके लिए प्रैक्टिस दी जाती है ना, वही बात। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट नॉलेज, मतलब कंटेंट नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसेस नॉलेज, या डिक्लेरेटिव नॉलेज। यहाँ पे नॉलेज होगा। 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कंटेंट नॉलेज नहीं है, कंटेंट नहीं दिया जा रहा, कोई टॉपिक नहीं दी जा रही है। प्रोसीजरल नॉलेज यहाँ पे होगा नहीं, प्रोसेस भी नहीं होगा। यहाँ पे डिक्लेरेटिव नॉलेज, यानी कि पूरी तरह से दिया जा रहा है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज एन इनपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग, इनमें से कौन सा भाषा अधिगम का इनपुट बेस्ड टास्क है। लर्नर रीड ए स्टोरी इन ग्रुप ऑफ 5, जो सीखने वाले बच्चे हैं वो 5 लोगों में स्टोरी को पढ़ रहे हैं। लर्नर राइट अ डायलॉग फॉर स्किट टू बी इनैक्टेड इन एन इवेंट, किसी इवेंट में डायलॉग बोल रहे हैं।
लर्नर इनेक्ट अ रोल प्ले ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे वो क्लाइमेट चेंज के किसी इशू पर वो रोल प्ले अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। लर्नर आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ द टास्क दे लिसन टू, यानी कि बच्चे वो बात कर रहे हैं जो सुन रहे हैं, उस पर वो समझने की या उनको समझने की, उन क्वेश्चंस को समझने के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से इनपुट बेस्ड टास्क लैंग्वेज लर्निंग क्या होगा। 14 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जहाँ पे इनपुट बेस्ड टास्क होगा, जहाँ पे 5 लोगों में बातें हो रही हैं या रीडिंग हो रही है, स्टोरी रीड की जाती है, वहाँ पे इनपुट बेस्ड टास्क होगा, ये कुछ ग्रुप में हो ना। जैसे यहाँ पे तो कई इवेंट में अगर बात करेंगे वहाँ कई लोग होंगे, वहाँ पे सिर्फ आप बोलेंगे और लोग आपको सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये इसका नहीं कोई वो है। लेकिन यहाँ पे 5 लोगों में जब आप ग्रुप में स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, वाद विवाद करेंगे। ठीक है ना, 14 का पहला ऑप्शन सही हो जाता है आपका। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन, भाषा शिक्षण का कॉन्सेप्ट नहीं है इनमें से क्या। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वेब लेंथ ऑफ साउंड, फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस, एरर करेक्शन। तो देखिए ये आसान प्रश्न है, टफ नहीं है। वेब लेंथ साउंड को किसी भी प्रकार का शिक्षण भाषा शिक्षण कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज सोशल डायलेक्ट। देखिए सामाजिक, अब तक हम लोगों ने डायलेक्ट की बात करी थी, भाषा भाषा की बात करी थी। कहाँ गया क्वेश्चन भाई, सोशल डायलेक्ट है ना, सामाजिक उपभाषा को डिफाइन करिए, समझाइए। ऑप्शन देखते हैं, स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ और ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे कोई कम्युनिटी हो, कई साथ लोग मिलके जो लोग रहते हैं एक एरिया में वो, या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो भाषा को बोलते हैं। लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट और कंट्री और कॉन्टिनेंट, वो भाषा जो एक महाद्वीप, एक देश या एक राज्य में बोली जाती है। स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ और रीजन विथ इनर लैंग्वेज, यहाँ पे रीजन क्षेत्र वाला रीजन होगा, REZION। ठीक है, तो अंदर की भाषा एक क्षेत्र में, एक कुछ क्षेत्र में सीमित बोली जाए। द रिटन लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ रीजन, किसी क्षेत्र का किसी क्षेत्रीय भाषा का लिखित भाषा और उनके लिटरेचर, तो किसी एक क्षेत्रीय भाषा का सोशल डायलेक्ट तो होगा नहीं ना। सोशल डायलेक्ट सामाजिक उपभाषा वो हो जाएगी जहाँ पे एक कम्युनिटी बोली जाए और कुछ लोगों के ग्रुप बोले जाते हैं एक भाषा को कैरेक्टरिस्टिक अपने हिसाब से बदल के, आसपास की भाषाओं को बदल कर क्या है, थोड़ा सा बदलाव करके उस भाषा को बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, सोशल डायलेक्ट हो जाएगा। साइन लैंग्वेज इज, साइन लैंग्वेज क्या है, और नेचुरल लैंग्वेज विद ग्रामर, यानी कि साइन लैंग्वेज का ग्रामर होता है। तो ये बात तो हम लोगों ने की थी कि हाँ ग्रामर होता है, इसका स्क्रिप्ट भी होती है ना। इट इज़ नॉट ए नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज क्यों नहीं है, साइन लैंग्वेज बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज है। अ नेचुरल लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर, नहीं इसके पास ग्रामर भी है और ये नेचुरल है, बिल्कुल हो जाएगा आपका साइन लैंग्वेज। ठीक है, 17 का पहला ऑप्शन सही होगा। पीपल हु नो मेनी लैंग्वेज आर नोन एज, वो व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो उसे क्या कहेंगे, पॉलीग्लोट्स, पॉलीलिंग्विस्ट, मल्टी स्पीकर्स, मोनोलिंगुअल। तो मोनोलिंगुअल वही होगा जो एक भाषा बोलेगा लगभग। 18 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो पॉलीग्लोट कहेंगे जो बहुत सी भाषा जानेंगे, ऐसा नहीं कि मल्टी स्पीकर आपको नहीं कहना है। 18 का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अ चाइल्ड बिगिंस हर स्कूलिंग इन हर मदर टंग, यानी कि एक बच्चा जो है वो अपना बचपन का, यानी कि जो शुरुआती स्कूल है वो अपनी मातृभाषा में शुरू करती है। एंड मूव ऑन द एड मेनी मोर लैंग्वेज, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कई भाषाओं को जोड़ती जाती है, यानी सीखती जाती है। बाय द टाइम सी कंप्लीट हर हाई स्कूल, और इसी तरह वो अपनी हाई स्कूल को क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है, कई भाषाओं को जोड़ते जोड़ते, यानी कि मातृभाषा में उसने शुरुआत की थी लेकिन फिर उसने कई भाषाओं को सीख लिया। व्हाट इज दिस लैंग्वेज एजुकेशन स्ट्रेटजी नोन एज, अब इस तरह की प्रोग्रेस को क्या कहेंगे। मदर टंग फर्स्ट पॉलिसी, पहले मातृभाषा
पॉलिसी कहेंगे, या थ्री लैंग्वेज तो त्रिभाषा सूत्र जो है वो कहेंगे। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि मातृभाषा के आधार पर बहुभाषावाद, तो सही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऐसा कोई काम है नहीं। मदर टंग के साथ साथ हमने कई भाषाओं को अगर सीखा है तो मदर टंग बेस्ड मल्टी लिंगुअलिज्म वाला ऑप्शन यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगेजमेंट विथ लैंग्वेज मीन्स, मतलब कि भाषा का आदान प्रदान, वाद विवाद करना, ये क्या है इसका मतलब। टीचर्स वर्क विथ लर्नर्स, जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों के साथ काम करते हैं। लर्नर वर्क इन लैंग्वेज फॉर पर्पज, जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज को एक उद्देश्य के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो कोई भी भाषा सीखने का एक उद्देश्य तो होगा ना। लर्नर्स एंड टीचर वर्क टुगेदर ऑन द रूल ऑफ ग्रामर, सिर्फ ग्रामर के बारे में बात थोड़ी होती है एक भाषा सीखते हैं तो। लर्नर ट्राई एंड लर्न फोनेटिक्स, सिर्फ ध्वनि की बात थोड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हम किसी पर्पज से एक भाषा को सीखते हैं। दिस मेक द लर्नर्स यूज लैंग्वेज फॉर पर्पज, लैंग्वेज का एक उद्देश्य क्या हो सकता है। एन ऑथेंटिक टास्क, कोई प्रमाणित कार्य हो। एन एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज के माध्यम से हम लैंग्वेज थोड़ी सीखेंगे। एन मेमोराइजेशन पार्ट ऑफ द पोएम, सिर्फ पोएम का एक मेमोराइजेशन भाग नहीं है। द डी कोडिंग ऑफ द टेक्स्ट। 21 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, एक ऑथेंटिक टास्क है, ये एक प्रमाणित टास्क है। एक हम प्रमाण रखेंगे अपने पास कि हम ये चीज़ सीख लेंगे तो इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा। जैसे हम भाषा सीखते हैं ताकि हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, दूसरों की बातों को हम एक्सपीरियंस कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक टास्क हो जाएगा। श्रुति रीड द मैगजीन, ठीक है, श्रुति अखबार पढ़ रही हैं। टू फाइंड अ स्पेशल इंफॉर्मेशन, कोई एक स्पेशल इंफॉर्मेशन जानने के लिए वो क्या कर रही हैं, मैगजीन पढ़ रही है। एंड द इवेंट रिपोर्टेड, और जो इवेंट हो रहा है उसमें उसमें कुछ स्पेसिफिक कोई एक खास जानकारी ढूंढने के लिए, तो ये रीडिंग क्या कहलाएगी। स्कीमिंग, रीडिंग फॉर पर्पस, रीडिंग फॉर प्लेजर, स्कैनिंग। तो प्लेजर अगर होता तो ये कहानियों में होता, हम सरसरी निगाह से जिधर पढ़ लेते तो प्लेजर हो जाता। पर्पस ये दोनों तो होगा नहीं। स्कीमिंग स्कैनिंग की बात आ जाती है तो यहाँ पे आप सही हैं कि यहाँ पे भी क्या है, स्कैनिंग है। कोई एक टॉपिक है विशेष खास जिसको ढूंढा जा रहा है। हम लोगों ने इसके पहले जो क्लास अभी अभी पढ़ा है, मतलब कि क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें स्कीमिंग थी जो एक सारांश को पढ़ने की बात की जा रही थी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपके जो कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो गई होगी। वर्ड्स विच वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग आर, वो शब्द जो हम बोलने और लिखने में यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं। पैसिव वोकेबुलरी, वोकेबुलरी इन यूज, एक्टिव वोकेबुलरी, वोकेबुलरी फॉर पर्पस। 23 की बात कर ली जाए तो 23 में जो सही आंसर हो जाएगा वो एक्टिव वोकेबुलरी होगा। हम जहाँ लिखने और बोलने, खासकर बोलने में अगर हम कोई शब्द यूज कर रहे हैं तो वो एक्टिव ही होगा, हम डेली बेसिस पे उसे क्या कर रहे हैं, बोल रहे होंगे। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्टिव पैसिव वोकेबुलरी भी हम लोगों ने देख ली, स्कीमिंग और स्कैनिंग, इनमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपने देखा। इस प्रकार से क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं कि आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए एक ही दो क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर प्रमोटिंग कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कैल्प के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा तो वो देखते हैं आप ये सही कर पाते हैं कि नहीं, और सही ज़रूर बताइएगा कि 24 का जो क्वेश्चन है इसका आपने सही आंसर दिया है कि नहीं। एकेडमिक मतलब जो औपचारिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से सीखा जाएगा, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करके सीखनी होगी चीज़ों को, ठीक है। एकेडमिक तरीके से, औपचारिक तरीके से थिंकिंग करनी होगी, वो कैल्प में होगा, ठीक है। ब्रिक्स में जहाँ पे आप अनौपचारिक अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो बोलते हैं वो ब्रिक्स हो जाता है। कैल्प की बात करिए। राइटिंग वंस डायरी एट द एंड ऑफ द डे ऑफ द ऑन वंस बर्थडे, किसी के बर्थडे पर एक दिन की डायरी लिखना, ठीक है। आगे देखते हैं। राइटिंग एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना। ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पीपल्स लाइफ, लोगों के जीवन से
यानी कि क्लाइमेट चेंज का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आर्टिकल लिखना। तो देखिए ये कोई विशेष है, ये औपचारिक तरीके से लिखा जाएगा, अनौपचारिक तरीके से नहीं। देखिए आप डेली किसी के बर्थडे में कुछ लिख रहे हैं, डायरी लिख रहे हैं, तो डायरी लिखना तो डेली का काम भी हो सकता है। तो ये अपने रियल लाइफ में हर साल आएगा बर्थडे, हर साल आप लिखेंगे, तो कुछ ना कुछ एक ब्रिक्स की तरफ जा रहा है, कैल्प की तरफ नहीं। स्पीकिंग विथ क्लासमेट, तो यहाँ कम्युनिकेशन की बात हुई नहीं। रीडिंग अ मेन्यू रेस्टोरेंट, सिर्फ रेस्टोरेंट की बात अगर कर ली जाएगी, ऑर्डर दे रहे हैं हम फूड के लिए, तो ये स्कैनिंग स्कीमिंग में होगा। लेकिन कैल्प की बात कर ली जाए तो एक जहाँ पे आप पूरी मेहनत और दिल दिमाग से पूरा लगेंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन एक आर्टिकल लिखने पे जो क्लाइमेट चेंज पर होगा, उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक नियम कानून होगा लिखने का, एक एकेडमिक तरीका है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया 24 का। 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि वाई डू यू कंसीडर द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग एज आइडियल फॉर लर्नर्स टू लर्न टू राइट अ गुड पीस ऑफ राइटिंग। यानी कि हम लिखने के लिए प्रोसेस अप्रोच को क्यों अच्छा मानते हैं, ये ऑप्शन। अब ऑप्शन देखते हैं। प्रोसेस अप्रोच इनेबल लर्नर टू राइट लाइक एक्सटेम्पर स्पीकर विदाउट एनी प्रिपरेशन। किसी भी आप प्रिपरेशन या किसी भी तैयारी के बिना आप लिख सकते हैं, इसलिए प्रोसेस राइटिंग को बेहतर माना जाता है। अगला देखते हैं। देखिए जब कुछ भी आपको लिखना होगा तो बिना प्रिपरेशन के आप नहीं लिख सकते, बिना कुछ पहले से बिना सोचे ही आप क्या लिखेंगे। अगर आपको किसी का नाम भी लिखना है तो पहले सोचना तो कुछ पड़ेगा, किसी का नाम सोचेंगे तभी तो, कोई कहेगा तभी तो लिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रिपरेशन के हम कोई भी चीज़ लिख देंगे। प्रोसेस अप्रोच इज लाइक वन टाइम प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट द स्किल ऑफ राइटिंग। सिर्फ वन टाइम प्रोडक्ट नहीं है ये। प्रोसेस अप्रोच इज टीचिंग द हायर ऑर्डर लैंग्वेज, मतलब बहुत उच्च स्तरीय तरीके से हम लिख सकते हैं। प्रोसेस अप्रोच इनेबल लर्नर टू अंडरगो वेरियस स्टेज, कई स्टेजों के साथ हम ये डेवलप होता है और हम फिर एक अच्छी राइटिंग स्किल्स को पा लेते हैं। यानी कि ये एक वेरियस स्टेज है, एक डेवलप करने का, एक अच्छी राइटिंग डेवलप करने का, लिखने का एक अच्छा तरीका है, जहाँ पर लर्नर किसके हैं, वेरियस, कई विधियों से, विविध विधियों से हम क्या करें, सीखें। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 25 का। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग। इनपुट बेस्ड, आउटपुट बेस्ड। इनपुट बेस्ड भी आप लोगों ने देखा, आउटपुट बेस्ड यहाँ है। तो लर्नर रीड अ न्यूज आइटम ऑन अ पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल इशू अगर है तो इनपुट बेस हो जाएगा। लर्नर वर्क इन ग्रुप टुगेदर आइडिया फ्रॉम राइटिंग अ पैराग्राफ। लर्नर थिंक अलाउड डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस इन अ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर के हिसाब से डिस्क्राइब करना है चीज़ों को। लर्नर राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़ पेपर अडॉप्टिंग प्रोसेस अप्रोच। देखिए आउटपुट वही होगा जहाँ पर क्या होगा, एडॉप्टिंग प्रोसेस होगा। कहीं से हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, उनसे समझ बूझ रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आउटपुट बेस हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीचिंग ग्रामर लेसन इज इनकरेक्ट। इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट है जो टीचिंग ग्रामर लेसन को इनकरेक्ट बता रहा है, सही नहीं बता रहे। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। यूजिंग टेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ टीचिंग पॉइंट, टीचिंग पॉइंट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग टेक्स्ट, ऐसे शब्द का यूज करना, ऐसे अक्षर का यूज करना जो टीचिंग पॉइंट को क्या कर रहा है, इनेबल कर रहा है या दिखा रहा है। यूजिंग एग्जाम्पल्स ऑफ इनकरेक्ट इन स्टूडेंट लैंग्वेज ड्यूरिंग अ स्पीकिंग टास्क, यानी कि बोलते समय जो भाषा का हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो। यूजिंग पिक्चर टू विजुअलाइज वर्ड एंड स्ट्रक्चर, किसी संरचना को समझने के लिए या पिक्चर के विजुअलाइजेशन को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं टीचिंग ग्रामर लेसन को। यूजिंग सेंटेंसेस दैट आर एग्जाम्पल ऑफ द टीचिंग पॉइंट, उन एग्जाम्पल का यूज़ करना जो टीचिंग पॉइंट के लिए क्या है, बेहतर है।
तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि हम किसी पिक्चर को विजुअलाइज करने के लिए या स्ट्रक्चर उनकी संरचना, किसी पिक्चर का संरचना कैसे हो सकती है, कोई पिक्चर है अगर तो क्या उसका व्याकरण हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 27 का। अगला क्वेश्चन है 28, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और लैंग्वेज के हिसाब से कौन सा इसमें से सही नहीं है? ठीक है, भाषा पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, भाषा के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं कह रहा है? नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। एवरी लैंग्वेज हैज़ अ स्क्रिप्ट, सभी भाषा की एक स्क्रिप्ट होती है, यानी कि सभी भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, लिपि होती है। स्क्रिप्ट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो लिपि है वो लैंग्वेज के लिए आवश्यक नहीं है। एवरी लैंग्वेज हैज़ ग्रामर, सभी भाषा की एक व्याकरण होती है। लैंग्वेज इज़ प्राइमरली स्पोकन, भाषा कहीं भी प्राथमिक तौर पे बोली जाती है, ये ज़रूरी नहीं है। भाषा प्राइमरी बोली जाती है, यहाँ पे नॉट ट्रू है, तो ये तो सही है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। 28 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए कि एवरी लैंग्वेज हैज़ ए स्क्रिप्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी भाषा की एक लिपि हो, सभी भाषा की एक लिपि हो, ये ज़रूरी नहीं है। 21 का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, 28 का सॉरी। अगला देखते हैं 29, अ लैंग्वेज लर्निंग एंड टेस्टिंग टास्क विच ड्रॉप्स अ वर्ड आफ्टर एवरी 6th वर्ड इन अ टेक्स्ट इज नोन एज। कहा जा रहा है कि हर एक 6 वर्ड के बाद हम एक टास्क दे रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं चीज़ों को करने के लिए या सीखने के लिए लैंग्वेज लर्निंग में, तो वो क्या होगा? डिक्टेशन टास्क यानी कि शब्दावली का कार्य, क्लोज होगा, ग्रामर इंटरलाइजेशन टास्क होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। 29 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो ये क्लोज होगा। ठीक है, 29 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग टास्क? ऑप्शंस देखते हैं, प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट, वीकली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट, फॉर्मेटिव टर्म्स एंड टेस्ट, सबमिटिव टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपको पता है कि सबमिटिव टेस्ट जो होते हैं वो वर्ष के लास्ट में होते हैं, अधिकों को सिखाने के बाद लास्ट में किए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट, जहाँ पे प्रोजेक्ट का काम होता है और असाइनमेंट होता है, वहाँ पे लर्निंग टास्क असेसमेंट कहा जाता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य दत्त कार्य दिए जाए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्शन टेक्निक? उपचारात्मक तकनीकी कौन सी बढ़िया है? द लर्नर शुड बी करेक्टेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय ही बच्चों को सही कर लेनी चाहिए अपनी गलतियों को। करेक्शन वर्क शुड बी डन एज अ होल क्लास एक्टिविटी सो दैट नो लर्नर्स विल रिपीट द एरर, मतलब कि क्लास के समय ही गलतियों को सुधार लेना चाहिए जिससे बच्चे फिर से दोबारा गलती ना करें। लर्नर्स एरर नीड नॉट बी करेक्टेड एट ऑल, बच्चों की गलतियों को सुधारना ही नहीं चाहिए, ऐसा तीसरा ऑप्शन कह रहा है, जो कि गलत है। Learners do the error analysis and find pattern and then the teach and clarify the area of the learners, बिल्कुल सही ऑप्शन चौथा हो जाएगा कि यहाँ पे हम हमेशा बच्चों की गलतियों को एनालिसिस करें या बच्चे अपने और उनके पैटर्न को समझें और उन्हें फिर क्लेरिफाई किया जाए, समझाया जाए कि किस एरिया में दिक्कत हो रही है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अ लैंग्वेज टीच As a language teacher, we should try to turn our student into successful dictionary user. कहा जा रहा है कि एक भाषा शिक्षक होने की वजह से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे पूरी तरह से डिक्शनरी यूजर्स में सक्सेसफुल जाए, उनके पास एक अच्छी खासी शब्दावली हो जाए। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रमोट द यूज ऑफ डिक्शनरी, इसमें से कौन सा तरीका सही नहीं है डिक्शनरी को प्रमोट करने का? ठीक है, तो निगेटिव क्वेश्चन है। फाइंडिंग द पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि डिक्शनरी में हम कह दें कि पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढा जाए। डिक्शनरी एक शब्दावली की ही बात नहीं हो रही, किसी भी एरिया में गलती की बात हो रही है। यूजिंग द मीनिंग दैट इज रिलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो शब्द क्या है उसकी मीनिंग जानना। हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, किस प्रकार से शब्दों को बोला जाता है ये जानना। रीचिंग द टीचर फ्रॉम एवरी न्यू वर्ड,
टीचर को टीचर के हिसाब से उस बच्चों को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए जो एक नए वर्ड तक पहुँच सके, यानी कि एक नया वर्ड बच्चा सीख सके वो। 32 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो बिल्कुल एक नए वर्ड को सिखाने के लिए ही हम क्या करेंगे, डिक्शनरी, ये तरीका बढ़िया है कि एक नए वर्ड को ढूंढने के लिए हम, सही बात है। अब डिक्शनरी में हम ये थोड़ी सीखेंगे कि कैसे शब्द को वो किया जाता है, इस बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। हाँ, डिक्शनरी में अब डिक्शनरी बढ़िया आ गई हैं जिसमें से प्रोनाउंस करने का तरीका बेहतर दिया होता है, लेकिन जब तक आप कहीं से सुनेंगे नहीं उसको आप अच्छे से स्पीक नहीं, उच्चारित नहीं कर पाते। 33 वाले क्वेश्चन की बात कर ली जाए। इन द लैंग्वेज क्लासरूम, भाषा कक्षा में एक चाइल्ड ऑफ्टन फेसेस प्रॉब्लम, एक बच्चा जो है वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है इन लर्निंग हिज और हर फर्स्ट लैंग्वेज, वो एट स्कूल, बिकॉज वो स्कूल में अपनी मातृभाषा, पहली भाषा को नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि लर्निंग हिज और हर होल लैंग्वेज एट स्कूल इज़ नॉट इंटरेस्टिंग नहीं है स्कूल का माहौल, इसी वजह से वो नहीं बोल पा रहा है। मतलब कि अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, उसकी जो मातृभाषा हो सकती है, वो वही नहीं बोल पा रहा है क्लास में या स्कूल में। स्कूल लैंग्वेज इज़ मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज, ये बात सही है कि ये बात सही हो सकती है कि बच्चा इसलिए स्कूल में भाषा नहीं बोल पा रहा है क्योंकि स्कूल की भाषा घर की भाषा से थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्मल है, औपचारिक है, ये हो सकता है। द चाइल्ड नो दैट लैंग्वेज एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लर्निंग द सेम लैंग्वेज अगेन, हम बच्चा ऐसा सोचेगा ही नहीं, कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि हम दूसरी भाषा फिर से न सीखें या उस भाषा को सीखना कोई मतलब नहीं है। दैट लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लर्न एट स्कूल, ये कोई मतलब नहीं बनता, दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रॉब्लम बच्चे को इसीलिए हो रही है क्योंकि जो स्कूल का माहौल है वो घर के माहौल से अलग है, ठीक है, इसी वजह से बच्चा उस भाषा को वहाँ नहीं बोल पा रहा है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू असेस द राइटिंग स्किल ऑफ ए स्टूडेंट, राइटिंग स्कूल को स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल की बात हो रही है, लेखन कौशल की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखिए क्या है कि एक अच्छा तरीका क्या है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, किसी चैप्टर के क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक पे लिखना। डिक्टेशन यानी कि आलेख, कोई बोल रहा है और आपको लिखना। राइटिंग देयर एक्सपीरियंस, वो अपने हिसाब से अपने अनुभव को लिखें, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। कंपटीशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग, कंपटीशन सही नहीं है, प्रतिस्पर्धा सही नहीं है। 34 की सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जहाँ पे बच्चा अपना एक्सपीरियंस लिखेगा, जो भी उसको आ रहा है अपने हिसाब से वो लिखेगा, तो बच्चा उसमें सीखेगा, बच्चा खुद से कर के सीखने पर जोर दिया जा रहा है यहाँ पे, उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट इज, जहाँ पे फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन लैंग्वेज का कोऑर्डिनेशन हो, यानी कि मिला जुला हो, वो क्या कहलाएगा, वो मेथड क्या कहलाएगा। टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग। 35 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा, पूरी तरह से शारीरिक गतिविधि हो जाएगी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो नहीं है। इनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, गिव इम्पोर्टेंस टू ग्रामर, इन्हेंस अ स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किल्स, इनेबल द स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली, तो इसमें से सही नहीं है जो वो ढूंढना है 36 का, तो इन्हेंस स्टूडेंट, यहाँ से कम्युनिकेटिव स्किल्स नहीं हो पाती है इसी में ना। जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चे अपनी बात को बोल नहीं पाते उस भाषा में, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, एक पैराग्राफ सर देते हैं, हम पैराग्राफ को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं टेंस के हिसाब से या जैसे भी हमने सीखा है अब तक, तो हम वो करते हैं या बच्चा करता है, लेकिन वो अपने आस पास पड़ोस में चीज़ों को बोल नहीं पाता, इसी वजह से कम्युनिकेटिव स्किल्स बच्चे के ठीक नहीं होते, यहाँ पे यही बात है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का। 37 है, विच एमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी, यानी कि पढ़ने से पहले
प्री रीडिंग करवाना वो किसको सपोर्ट करती है? यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क, यूजिंग अ प्रिडिक्शन टास्क, आस्किंग लर्नर टू समराइज द टेक्स्ट, टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। 37 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यूजिंग अ प्रेडिक्टेशन टास्क। ये इजी है, बहुत समझाने की प्री रीडिंग स्किल्स के बारे में ज़रूरत नहीं है फिलहाल लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट? देखिए पोर्टफोलियो ऑप्शन जो है समझाना है नहीं, बहुत ही पॉजिटिव सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो होगा वही सही होगा। पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग। पोर्टफोलियो से हम स्टूडेंट बच्चों के सीखने का एविडेंस इकट्ठा कर पाते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट टू बिकम मोर autonomous. It fosters students' reflection and help them to self-monitor their thinking. बच्चा अपने आप से अपनी चीज़ों को मॉनिटर कर पाता है, देख पाता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट इज़ वन टाइम असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग। वन टाइम असेसमेंट। 38 की बात कर ली जाए तो ये पोर्टफोलियो जो है वो वन टाइम असेसमेंट ही है स्टूडेंट लर्निंग के लिए, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। 38 का चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्राइबलिंग द लिंक इन एन इम्पोर्टेंट स्टेप इज लर्निंग टू राइट बिकॉज चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू। इम्पोर्टेंट स्टेप सीखने राइट के लिखने के बारे में एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि बिकॉज चिल्ड्रेन आर ट्राइंग टू, बच्चे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोड्यूस लेटर्स एंड वर्ड राइट फ्रॉम द डे दे पिक पेन और पेंसिल, जहाँ जब से उन्होंने पेन और पेंसिल पकड़ी है तब से वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मेक मीनिंग फॉर द मार्क्स ऑफ देम, किस तरह से क्लास में अच्छे मार्क्स लाए जाएं उसके बारे में बात हो रही है। स्पेंड टू सम टाइम इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी, कुछ टाइम बच्चे रीडिंग राइटिंग और न्यूमरेसी में व्यक्त करें। इमिटेट द एडल्ट्स, बड़ों को कॉपी करना। 39 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स फॉर देम, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, हो जाएगा 39 के क्वेश्चंस के हिसाब से। 40 क्वेश्चन है, इफ़ चिल्ड्रेन हियर टू लैंग्वेज, यदि बच्चे दो भाषा सुन रहे हैं, इज स्पोकन अराउंड देम, दिस एक्सपोजर टू टू लैंग्वेज विल, कह रहा है उनके आसपास दो भाषा बोली जा रही है तो वो क्या सीखेंगे वहाँ से। प्लेस चिल्ड्रेन एट अ डिसएडवांटेज, वो उनके लिए अच्छी जगह नहीं है। प्लेस चिल्ड्रेन एट एन एडवांटेज, वो अच्छी जगह है। नॉट मेक एनी सेंस, वो दो भाषा बोलने का कोई मतलब नहीं होगा बच्चों पे। इन्फरेंस म्यूचुअली विद द अदर वन, देखिए 14 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो एडवांटेज है, बच्चा दो भाषा अपने आसपास में सीख रहा है तो दोनों भाषाओं में बच्चे को रुचि होगी, दोनों भाषाएं बच्चों को आ जाएंगी सिर्फ अर्जन से, क्योंकि उसके आसपास वो दो भाषाएं बोली जा रही हैं। द ग्रामर टास्क आर, ग्रामर का क्या कार्य क्या है? टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, टू बी लाइफ ओरिएंटेड, फुल फ्रॉम फोकस्ड, फुल फॉर्म फोकस्ड, मेमोरी फोकस। तो मेमोरी फोकस ग्रामर। 41 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये कॉन्टेक्चुअलाइज होता है, पूरी तरह से एक नियम कानून पर बना होता है, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सजेस्टेड बाय नॉम चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की ने क्या सुझाव दिया है? देयर इज नो फंडामेंटल एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, वो कहते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें कोई एबिलिटी नहीं होती है, कुछ योग्यता नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। Children acquire language in different way and at different rate depending on the culture into which they are born, वो कहते हैं नॉम चॉम्स्की कि वो भाषा एक्वायर कर रहे हैं, अपने आप सीख ले रहे हैं, अर्जन कर ले रहे हैं वो डिफरेंट डेट में, अलग अलग तरीके से, और वो डिपेंड करता है उनके कल्चर पर जहाँ पर वो क्या है उन्होंने जन्म लिया है, तो ये बात भी वो नहीं कहते हैं। There is an innate human ability to technique language. Children learn language as a product of positive reinforcement. Reinforcement की बात चॉम्स्की नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे तो ये है कि देयर इज एन इनेट ह्यूमन एबिलिटी, एक आंतरिक ह्यूमन एबिलिटी है जो भाषा को एक्वायर कर लेती है, ये कहते हैं नॉम चॉम्स्की।
और उस नियम का नाम क्या है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज मोमेंटम विथ द डैश लैंग्वेज लर्निंग। तो ऐसी लैंग्वेज लर्निंग क्या कहलाएगी? कम्युनिकेटिव अप्रोच, स्ट्रक्चरल, कंस्ट्रक्टिव या ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए 43 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच कहलाएगी, जो कि आसान है, क्वेश्चन को ही देख के लग जा रहा है। टू असेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर रीडिंग एबिलिटी असेस करने के लिए कौन सा सही होगा? आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को पहचानना। नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन को समझना, ये जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। कंप्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, फ्लुएंसी इन रीडिंग, पढ़ने में फ्लुएंसी जो होगी। 44 का सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये कंप्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वो रीडिंग सबसे बढ़िया जो लेवल हो जाएगा वो कंप्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट होगा। ठीक है, कि एक टेस्ट के बारे में जानकारी लेना। 44, अच्छा 45 ये है, 50 हो गया यहाँ पे, 45। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू राइट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स इन द सैंड ट्री। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इज एक्टिविटी इज टू, यानी कि एक स्टूडेंट बच्चों को कह रहे हैं कि बालू पर उंगली से अल्फ़ाबेट लिखो। इसका क्या मतलब है? प्रमोट प्लेफुल एटमॉस्फेयर इन द क्लास, बच्चे क्लास में अच्छे तरीके से रुचि से पढ़ सकें, ये कोशिश कर रही हैं वो, ये हो सकता है। मेक देम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड डर्टी हैंड, क्लीन एंड डर्टी, साफ सुथरा हाथ या गंदा हाथ के बारे में समझाने के लिए ये क्यों करेंगे वो। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथ देयर फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल को सही करने के लिए है। डाइवर्ट देयर अटेंशन, अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना है, होम सिकनेस को नहीं। 45 क्वेश्चन था, 50 इसमें गलती से हो गया है टाइप। 45 की बात कर ली जाए तो इनकी मोटर स्किल को, फाइन मोटर स्किल को सही करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसमें क्या किया जा रहा है? तीसरा ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। तो ये थे 45 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे, ये विश्वास रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर। देखिए ये जो है स्टीफन क्रेशन के द्वारा जो दिया गया है वो सिद्धांत है। तो हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर लर्नर्स ये याद कर सकें, मॉनिटर कर सकें कि हम लैंग्वेज को किस तरह से इवोल्यूट कर रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी देख सकें। उसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना, जैसे हम अपने जितना भी पढ़ लेते हैं उसका प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि हम कितना सीख चुके हैं और हमें कितना सीखना अभी बाकी है। तो पहले क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि जो है आपका माइंड बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपका कॉग्निटिव थिंकिंग कर रहा हो ना, तर्क वितर्क कर रहा हो, जहाँ पे आपका दिमाग पूरी तरह से मंथन कर रहा हो। ठीक है, मन में पूरी तरह से समालोचनात्मक चिंतन चल रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव किसी पहलू को लेकर चल रहा है, पूरी तरह से आप खोज रहे हैं किसी चीज़ को, पूरी तरह से मंथन कर रहे हैं। अब तक आज से जितने साल आप पढ़े हैं उतने सालों में, अगर जैसे ये होता है एग्ज़ाम के टाइम में कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं याद आ रहा है और हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो हम पूरा जितना अब तक हम पढ़ चुके हैं पूरी तरह से ढूंढते हैं, माइंड में मंथन करते हैं कि ये इसका क्या आंसर हो सकता है। वही बात है ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ हेल्प्स इन। तो जो दिमाग का मंथन है वो किस में हेल्प करता है? ऑप्शन है जनरेटिंग क्रिएटिव आइडिया बनाने के लिए, सही बात है। स्ट्रेसिंग द ब्रेन थकता नहीं है कभी, हम मान लेते हैं कि ब्रेन थक गया है। जनरेटिंग क्वेरीज की बात यहाँ पूछा है नहीं। गिविंग फीडबैक देने का काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा माइंड को जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है या स्टॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है ना।
माइंड में जो आपके तूफान चल रहे हैं, मतलब कि विचारों का वो। तो इसमें क्रिएटिव आइडिया, जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा निकल के आएगा उसमें। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसी वजह से बढ़िया ऑप्शन है। अ मेथड विच बिल्ड द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच एंड एक्शन इज, यानी कि वो मेथड कौन सा है जिसके द्वारा हम एक्शन को करते हैं, उससे हमारी जो एक्टिविटी है वो सुधरती है। कोऑर्डिनेशन, बोलने और एक्शन करने में जो है वो कोऑर्डिनेशन बैठता है, वो क्या कहलाएगा? यानी कि आप गति भी कर रहे हैं, आप शारीरिक क्षमता भी, आपकी शारीरिक गतिविधि भी हो रही है और आप स्पीक भी कर रहे हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, या स्टोरी टेलिंग है, टास्क बेस्ड मेथड है, या रोल प्लेइंग है? देखिए रोल प्लेइंग जो है उसमें आप अभिनय कर रहे हैं और बोल रहे हैं, ये बात सही है ना। क्योंकि अब देखिए रोल प्लेइंग में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक्सप्रेस भी कर रहे हैं आप खुद को ना, पूरी तरह से एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को बांट रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है रोल प्लेइंग। लेकिन स्पीच और एक्शन के लिए जहाँ पे कोऑर्डिनेशन बैठता है, वहाँ रोल प्लेइंग ही सिर्फ सही नहीं है। टास्क बेस्ड मेथड या स्टोरी टेलिंग, देखिए जहाँ पे आप एक्शन भी करें, बोलें भी, और उसका कोऑर्डिनेशन बैठे, मतलब बिल्ड करे, बने, तो वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा। तीसरे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग के लिए आपको एक्शन की। चौथा क्वेश्चन है कि विच मेथड हेल्प्स द स्टूडेंट टू डेवलप देयर स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की क्षमता किस मेथड से बढ़िया होती है, यानी कि बात करने की, वाद विवाद, लोगों के सामने अपनी बात रखने की, बेसिकली ना, कि हम आप बात कर सकें किसी भी टॉपिक पे। तो वो क्या है? स्ट्रक्चरल अप्रोच में है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में है, कम्युनिकेटिव अप्रोच में है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में है। तो देखिए आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे, जहाँ पे बात कम्युनिकेट करने की बात हो रही है, बात करने की, बोलने की बात हो रही है, वो कौन सी है? कम्युनिकेटिव अप्रोच है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है 5वां कि रीडिंग स्केल स्कैनिंग इज अ, स्कैनिंग क्या है बेसिकली? ठीक है, इन, यहाँ पे इन और रीडिंग होगा, ठीक है। स्कैनिंग क्या है बेसिकली पूछा जा रहा है कि स्कैनिंग क्या है? एक स्कीमिंग होता है, एक स्कैनिंग होता है, तो यहाँ पे स्कैनिंग पूछा जा रहा है। स्कैनिंग क्या है? इसमें जो है आपके सभी, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस कोशिश की है मैंने कि मैं उन क्वेश्चन को इन्वॉल्व करूं जो आपके कन्फ्यूजन को क्रिएट करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, जो फंस जाते हैं, कितना भी रिवाइज कर लिया जाए, वो मैंने कोशिश करी है उन क्वेश्चंस को लिया जाए। स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर स्टडिंग द 4 लैंग्वेज स्किल, स्कैनिंग ये है कि हम 4 भाषाओं को, भाषा कौशल को सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। टू समराइज दैन टेक्स्ट एंड टू गेट इट्स मेन आइडिया, यानी कि हम पूरी तरह से उस समराइज करने के लिए टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, उसमें मेन आइडिया, जो एक मुख्य जो ज़रूरत है, मुख्य जो हमारे मेन आइडिया एक लगा रहे हैं कि पूरी कहानी पढ़ रहे हैं और हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि इसका बेस क्या है, इसका मूल अर्थ क्या है ना, हम लास्ट में अपनी भाषा में कहानी जब बोल देते हैं वो। अ रीडिंग टेक्निक यूज टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट, कोई एक मुख्य स्पेशल कोई फैक्ट ढूंढने के लिए जो बात होती है वो स्कैनिंग की ही होती है। जब एक पूरे न्यूज़पेपर में आप सिर्फ हेल्दी होने का क्या राज है उस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक क्या हो कि हम मोटे से पतले हो जाएं या पतले से मोटे हो जाएं, वो फिलहाल, तो वो एक स्पेसिफिक फैक्ट है जिसे हम ढूंढ रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पूरी तरह से समराइज की बात हो रही है जो दूसरे ऑप्शन में भी ना, यहाँ पे कि जो पूरी तरह से समराइज हो रहा है टेक्स्ट और उसका मेन आइडिया, तो ये स्कीमिंग होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ इंटीग्रेटेड एंड रूल गवर्नड सिंबल सिस्टम। इट इज आल्सो सोशल एंड यूनिकली ह्यूमन मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग, एक्सप्लोरिंग एंड कम्युनिकेशन मीनिंग। व्हाट इज इट? पूछा जा रहा है कि जहाँ पे रूल गवर्न सिंबल सिस्टम हो, ठीक है, और ये इंटीग्रेट कर रहे हों सोशल, सामाजिक तौर पर, ठीक है, और एक नए तरीके से भी, ह्यूमन मीन्स
और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग को और कम्युनिकेशन को भी। तो ये क्या कहलाएगा? एजुकेशन, लैंग्वेज, लर्निंग या प्रिंसिपल? देखिए छठे के सही क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो ये क्या है, जहाँ पे आप ये पूरी तरह से रूल गवर्नड है तो एजुकेशन तो हो सकता है, लेकिन अगर हम सोशल और यूनिक की बात करें तो ये हर क्षेत्र में अलग अलग नहीं होगा ना एजुकेशन। और रिप्रेजेंटिंग, एक्सप्लोरिंग एंड कम्युनिकेटिव, तो जरूरी नहीं कि एजुकेशन में बच्चा कम्युनिकेट करे ना। लर्निंग प्रिंसिपल सबसे बढ़िया यहाँ पे हो जाएगा कि भाषा। लैंग्वेज ऐसी एक चीज़ है जो रूल गवर्नड है, पूरी तरह से नियम कानून से बनी है, जिसको सीखना है सही है। हाँ, उसके तरीके नियम कानून से नहीं सीखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें व्याकरण है लैंग्वेज सीखने में ना। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि हम अर्जन से सीख रहे हैं या अधिगम से सीख रहे हैं, वो सीखने का तरीका अलग अलग है, ठीक ना। तो लैंग्वेज यहाँ पे हो जाएगा जो सोशल और एक यूनिक है, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग है और ये हमारी बात को रिप्रेजेंट करता है, हमें एक्सप्लोर करता है, हम अपनी बात को रख पाते हैं और कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का एक माध्यम है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन अप्रोच टेलस, ठीक है। व्हाट टू, जैसे उपागम क्या बताता है हमें, उपागम है ना, हिंदी में उपागम उसी का है कि क्या है उपागम। जो एक तरह से हम उपागम को कह सकते हैं कि सिद्धांत है ना। सिद्धांत है वो हमें, जो बहुत सारे सिद्धांत दिए जाते हैं, वो सिद्धांत हमें क्या बताते हैं। व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। होम टू टीच, किसको पढ़ाना है। वेयर टू टीच, कहाँ पढ़ाना है। तो देखिए अगर 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे आप, तो हाउ टू टीच तो आप प्रैक्टिस से भी सीख सकते हैं, लेकिन व्हाट टू टीच कि किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये पता चलता है एक उपागम से या एक सिद्धांत से कि जो भी हम पेडागॉजी में पढ़ते हैं तो उससे ये पता चले कि हमें पढ़ाना क्या है, व्हाट टू टीच। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण, अधिगम, उपागम जो है, प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, वो असेसमेंट, इनमें जो असेसमेंट होता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, सबमिसिव असेसमेंट होता है, एक तरह से आकलन आप कहें ना। तो उसका पर्पस क्या है, आकलन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। आकलन आप समझ रहे हैं ना, असेसमेंट जहाँ पे हम बच्चों की जांच करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। अब इनके भी कई प्रकार होते हैं असेसमेंट के भी। तो क्या उद्देश्य है, प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उनको इंफॉर्मेशन दे के आप क्या करेंगे ना, ये तो कुछ हुआ नहीं। डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टीचिंग, टीचिंग में वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं बल्कि बच्चों में स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है। फाइंड एरर एंड डू करेक्शन, मतलब कि गलतियों को पहचानें और उनका सुधार करें। तो जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट का मेन मतलब ये हो जाता है कि हम फीडबैक बच्चों को देते हैं। हमेशा फीडबैक गलत नहीं होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा कि हम बच्चों को फीडबैक देते हैं। परीक्षाएं तो इसीलिए, यानी कि आकलन तो इसीलिए किया जाता है ना कि हम बच्चों को बता पाएँ कि बच्चों ने पहले से कितना सीखा है या कितना कमज़ोर हुआ है बच्चा पहले से, कितना सही तरीके से किस नियम कानून से या किस विधि से बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये फीडबैक हम प्रदान करते हैं। 8 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्विजिशन स्टेज, यानी कि बच्चा जब एक्विजिशन करता है लैंग्वेज को, यानी कि अर्जन करता है, तो अर्जन आप जानते हैं अर्जन क्या है। अर्जन हम एक्विजिशन ऐसा शब्द है, ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हम बिना किसी नियम कानून के, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के हम चीज़ों को सीख लेते हैं। बातों बातों में अपने परिवार में रह के, अपने आस पास पड़ोस उनके व्यवहार से सीख लेते हैं ना। तो वो क्या है, जैसे बच्चा कैसे सीखता है एक अर्जन में, पहले क्या करता है, बबलिंग करता है। बबलिंग मतलब कि उसी तरह बड़बड़ाना जो समझ में ना आए, कुछ भी कहना,
ना, बबलिंग करता है। कूइंग यानी कि बस थोड़ा सा भूख लगे, प्यास लगे तो बच्चा थोड़ा सा रोता है या हाथ पैर फेंकता है ना, ये कूइंग हो गया, अजीब आवाज़ें निकालना थोड़ी अलग तरीके से। द वन वर्ड स्टेज, फिर एक शब्द बोलता है बच्चा। फिर टेलीग्राफिक स्पीच, तोड़ मोड़ के बच्चा बोलता है ना, वाक्य सेंटेंस अच्छे से बना नहीं पाता। एंड द टू वर्ड स्टेज, उसके बाद बच्चा क्या करता है, दो शब्द बोलता है। सही है ना, कि ये तो सही हो सकता है। पहले बबलिंग तो होती है, बच्चा पूरी तरह से ऐसी भाषा नहीं बोलता जो टीचर्स नहीं, परिवार को समझ में आ जाए, या किसी को, सिर्फ माँ के अलावा बहुत कम लोग समझ पाते हैं बच्चे की बात। तो कोइंग होती है, सही है। बबलिंग नहीं, तो बबलिंग पहले होगा, कोइंग नहीं होगा। यहाँ पे भी कोइंग है, यहाँ पे भी कोइंग है, तो पहले बबलिंग होता है ना, पहले वो भाषा बच्चा बोलता है जो समझ में नहीं आता किसी को भी ना। कोइंग करता है, फिर हाँ हूँ ऐसे करके बच्चा बोलता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 9वें का। पहले बबलिंग होगी, फिर कोइंग, फिर वन वर्ड पहला एक, फिर उसके बाद एक पहला शब्द बच्चा बोलेगा, पापा, मम्मी, बुआ, इस तरह से। फिर टेलीग्राफी एक स्पीच बोलेगा, पापा पानी, मम्मी खाना, कुछ ऐसे करके ना, जिसका कुछ तो उसके बाद 2 वर्ड बच्चा मिला के बोलेगा, जैसे अभी आपको बताया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। द मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा को सिखाने का जो मेथड है, दैट फोकसेस ऑन द बिलीव, जो विश्वास पर फोकस करता है, दैट द फ्लुएंट यूज लैंग्वेज माइट डेवलप विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस रीडिंग ओरल स्किल्स। कह रहा है कि वो कौन सा मेथड है भाषा शिक्षण का जो ये बताता है कि आप भाषा को बहुत अच्छे तब सीख सकते हैं जब आप पूरी तरह से क्या करें, प्रैक्टिस करें उस ओरल स्किल को, मौखिक भाषा को, मौखिक कौशल को जो है आप उसको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। मतलब पूरा मतलब है कि प्रैक्टिस से चीज़ें आएँ आपको। तो क्या है, द आइडियल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, या कॉम्पिटेंसी। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। बेस्ट अप्रोच, यहाँ पे अप्रोच है। तो 10th के सही क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो ये द आइडियल मेथड है। क्या है, द आइडियल मेथड है, जहाँ पे प्रैक्टिस रिपीटेटिंग की बात आए ना, अगर क्वेश्चन में आए तब तो उसके हिसाब से ही आपको ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज, जहाँ पे बच्चा सीखने में दिक्कत महसूस कर रहा है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अचीवमेंट टेस्टिंग के द्वारा, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, या वीकली टेस्टिंग, या हफ्ते हफ्ते में हम बच्चे का टेस्ट लें। देखिए 11 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो जहाँ पर हम डिफ़िकल्टीज़ को, जहाँ पे हम अधिगम में दिक्कत को पहचानते हैं, लोकेट करते हैं, वो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो जाता है, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन है कि इन अ क्लासरूम, एक कक्षा में, एक क्लासरूम में, अ टीचर हैड डिस्प्लेड चार्ट को दिखाती है, एंड ड्राइंग को दिखाती है ऑन द वॉल, किस पे, दीवार पर। प्लेस्ड लर्नर वर्क ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ताकि बुलेटिन बोर्ड आप जानते हैं जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थियरीज होती हैं उनको लिखी जाती हैं। कुछ बच्चे बुलेटिन बोर्ड खुद से बनाते हैं स्कूल में। तो बुलेटिन बोर्ड लेबल्ड वेरियस क्लासरूम ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश एंड लर्नर होम लैंग्वेज द टीचर हैज सेट एंड एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है बुलेटिन बोर्ड पे चिपकाया गया दीवार पे किसके, चार्ट और ड्राइंग के माध्यम से, और उनको अलग अलग क्लासरूम के ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको लेबल किया गया इंग्लिश में। अब इस प्रकार से जो बच्चे हैं वो अपने होम लैंग्वेज को किस तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। इनपुट रिच इन्वायरमेंट, लैंग्वेज कंपोजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। एक्विजिशन यहाँ पे हो नहीं रहा है और कंपोजिशन भी नहीं हो रहा है, कंप्रीहेंशन की बात ही। तो एक इनपुट रिच इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जिससे बच्चे को लगे कि ये क्या है, हमारे आसपास पड़ोस में बोली जा रही है। बच्चा जब भी आएगा बुलेटिन बोर्ड में देखिएगा, उसको लेबल करेगा, तो वह एक जो है इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है टीचर के द्वारा, जैसे बच्चा उसको अच्छे से सीख पाए। विच अप्रोच टू राइटिंग गुड हेल्प लर्नर टू डेवलप इंडिपेंडेंस राइटिंग स्किल बाई
फॉलोइंग स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। कह रहा है कि एक अच्छी राइटिंग के लिए इंडिपेंडेंस राइटिंग स्किल हम कर सकते हैं, मतलब फ्री लिखना, अपने मन में जो आए उसको लिखना। ये स्टेट डेवलपमेंट की क्या कहलाती है, कौन सी अप्रोच है? प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, डिक्टेशन ऑफ राइटिंग, पीस, नोट टेकिंग एंड समराइजिंग। 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे प्रक्रिया उपागम है, प्रोसेस अप्रोच है। The language used in the playground, on the phone or to interact socially with other people is part of। जहाँ पे दो लोग रेगुलर फ़ोन में बातें कर रहे हैं या किसी प्ले ग्राउंड में बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो वो कौन सा पार्ट क्या कहलाएगा ना? वो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, या कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, रिसोर्स कम्पेटेंसिव है, या ग्रुप डिस्कशन है। तो ग्रुप डिस्कशन जहाँ कई लोग हों वहाँ होता है, ये कम्पेटेंसिव की बात हो नहीं रही। प्रोफिशिएंसी वहाँ होती है, एडवांस यहाँ नहीं होगा, यहाँ एकेडमिक होगा, ठीक है ना। ये कैल्प का फुल फॉर्म हो जाएगा जब यहाँ पे एकेडमिक हो जाएगा तो, ठीक है। तो ये स्कूलों में या औपचारिक तरीके से ऑफिस में बोली जाने वाली भाषा, लेकिन जब दो लोग फ़ोन में बातें कर रहे हैं और आपस में सोशियली सामाजिक तौर पर तो ये ब्रिक्स हो जाएगा, ऐसा कम्युनिकेशन जो इंटरपर्सनल हो, दो लोगों में बातें हों, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एडवोकेट किस चीज़ की वकालत करती है? क्लासिक लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, यानी कि स्कूलिंग के समय मदर टंग में पढ़ाना, या हिंदी एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, या हिंदी मीडियम को से पढ़ाना, इंग्लिश एज मीडियम, तो इंग्लिश तो है नहीं। 3 ऑप्शंस बचे। 15 के सही ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो मदर टंग, स्कूल के टाइम में आप स्कूलिंग यानी कि जब बच्चा 1 to 5 या 8 तक हो तो उसे मदर टंग में पढ़ाया जाए, तो बिल्कुल सही है। NEP इसी की वकालत करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन? पहली भाषा जो हम अर्जन करके सीखते हैं उसके लिए क्या सही है? अर्जन मतलब कि बिना नियम कानून के और बिना ज़्यादा एफर्ट डाले हम चीज़ों को सीखते हैं। इट इज़ एक्वायर्ड नेचुरली, हम इसको प्राकृतिक तरीके से सीख लेते हैं, हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, हमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शन लेने पड़ते हैं, हम कॉन्शियस होकर चीज़ों को सीखते हैं, तो ये नेचुरल होती है। एक्विजिशन क्या है? नेचुरल होती है, हम आसपास पड़ोस में देखते घूमते टहलते सीख लेते हैं चीज़ों को या भाषा को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD इज रिलेटेड टू, तो आपको पता है ZPD जो है वो वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है, ठीक है। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है। तो आपको पता है जहाँ पे सामाजिक सोशल कल्चर की बात होगी वही सही होगा। तो क्या है? सोशल कल्चर थियोरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात वाइगोत्स्की करते नहीं है, साइकोलिटिकल थियोरी की बात नहीं करते, ये दोनों एक ही हो गया है फिलहाल इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सोशियो कल्चरल थियोरी हो जाएगा। 17 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ निपुण भारत। निपुण भारत जो है उसका मिशन, इस मिशन का इज दैट द चाइल्ड मस्ट गेन प्रोफिशिएंसी। इसका ये मेन मुद्दा है कि जो बच्चा है वो प्रोफिशिएंसी को गेन करे, प्राप्त करे, किसमें? रीडिंग में और राइटिंग में। व्हेन द चाइल्ड, जब बच्चा कितने वर्ष का हो? जब बच्चा स्कूल में इंटर करे, जब क्लास 3 में पहुँचे, जब क्लास 6 में इंटर करे, या जब क्लास 8 में पहुँच जाए। 18 के सही अगर क्वेश्चन की बात कर ली जाए, जो सही क्वेश्चन हो जाए, ऑप्शन हो जाएगा इसका फिलहाल वो हो जाएगा कि जब बच्चा क्लास 3 में पहुँचे तो वो अपनी प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर सके, खुद से खुद का जो है अवलोकन कर सके। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, सब भाषा में सबसे छोटी मीनिंगफुल साउंड क्या है जिसका कुछ मतलब हो, वैसा उसको मॉर्फीम कहेंगे, सेमेंटिक्स कहेंगे, फोनेम कहेंगे, सिंटैक्स कहेंगे। तो 19 की सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये फोनेम है, सबसे छोटी मीनिंगफुल
यूनिट जो है वो फोनीम है। क्या है? फोनीम है, मॉर्फीम नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सिंटैक्स वहाँ होता है जहाँ वाक्य की बात होती है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट या इस तरह से। तो सिंटैक्स वो हो जाएगा जहाँ पे पूरी तरह से हम नियम कानून यानी कि वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, मतलब इस तरह से पूरी तरह से स्ट्रक्चर के हिसाब से जहाँ पे पढ़ते हैं वो सिंटैक्स हो जाता है। फोनीम सबसे मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन है, द स्टेज व्हेन एन इन्फेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओपन वोवेल साउंड एट द एज ऑफ 2 और 3 मंथ्स इज। जब बच्चा 2 से 3 महीने का हो जाता है और वो क्या वोवेल साउंड बोलता है, उसे क्या कहेंगे? बबलिंग, कूइंग, वन वर्ड अल्टरेंस या मॉर्फीम कहेंगे। तो जब बच्चा वोवेल साउंड को कॉन्सोनेंट और वोवेल मिला के नहीं, सिर्फ वोवेल, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कूइंग। देखिए बबलिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बबलिंग जो होता है वो कोई वर्ड ही नहीं होता, बस वो एक संकेत होता है, एक साइन लैंग्वेज होता है उनका। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कूइंग। कबीर इज फ्लुएंट इन 6 डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि वो 6 भाषा अलग अलग पूरी अच्छे तरीके से, फ्लुएंट तरीके से कबीर बोल लेता है। दिस लैंग्वेज एबिलिटी मेक्स हिम अ, ये जो योग्यता है भाषा सीखने की उसको क्या बनाती है? बाईलिंगुअल स्पीकर, वो जब 2 भाषा बोलेगा तब बाईलिंगुअल होगा, ये तो 6 है, ठीक है। तो पोलीगॉट या मोनोलिंगुअल स्पीकर या लिंग्विस्ट। देखिए अगर यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज होता तो बढ़िया होता, लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अगर मल्टी लैंग्वेज नहीं है तो, ठीक है ना। पियाजे स्टेट दैट फॉर द चाइल्ड एंड राउंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पियाजे के हिसाब से बच्चा जो सीखता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? लैंग्वेज हैज़ नो रूल टू प्ले, यानी कि लैंग्वेज भाषा के पास कोई नियम नहीं है जिसको शुरू किया जाए या बताया जाए ना। लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तीसरा है कि लैंग्वेज इज जस्ट वन एस्पेक्ट, सिर्फ वन एस्पेक्ट नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ भाषा। पियाजे ये नहीं कहते कि भाषा जो है वो विकास का पार्ट नहीं है, वो ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव है इसीलिए सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को और भी अच्छे लेवल पे बनाया जा सकता था, फिलहाल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बढ़िया होगा ना। अ टीचर ऑफ क्लास 5, एक क्लास 5 का जो अध्यापक है वो टेल्स अ स्टोरी इन द कॉमन लैंग्वेज, वो कॉमन लैंग्वेज जिसमें सभी बच्चे बोल सकते हैं जिस भाषा को, उस भाषा में स्टोरी सुना रहा है ऑफ द क्लासरूम में। एंड डिवाइड हर क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 5 ना, और वो फिर 5 ग्रुप में बच्चों को बांट देती है। एंड सी देन आस्क हर लर्नर टू टेल हर पीयर्स इन लैंग्वेज नोन टू देम। अब वो कहती है कि वो जो भी लैंग्वेज जानते हैं एक दूसरे में क्या करें, उस कहानी की बात करें, ठीक है। लर्नर्स इन ईच ग्रुप टेल द स्टोरी टू वन एनदर। अब सभी ग्रुप के जो एक एक बच्चे होंगे वो एक दूसरे को क्या सिखाएंगे, सुनाएंगे वो स्टोरी अपने ही ग्रुप में ना। तो व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी नोन एज, इस प्रकार की जो स्ट्रेटजी है वो क्या कहलाएगी? मल्टीलिंगुअलिज्म, ट्रांसलैंग्वेजिंग, बाईलिंगुअलिज्म या ट्रांसलेशन। तो देखिए 23 के अगर सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म है। कॉमन भाषा में तो टीचर बोल रही है लेकिन बच्चे अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीलिंगुअलिज्म हो जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ, यानी कि पहली जो भाषा अर्जन क्या है? अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द लर्नर, हम बहुत दिमाग लगा के अर्जन करते हैं, अर्जन बात हो रही है। एक्विजिशन तो मैंने पहले बताया कि इसको बिना एफर्ट लगाए, बिना कॉन्शियस माइंड के, बिना दिमाग पे जोर दिए किया जाता है। अ मेजर स्कूल एक्टिविटी, स्कूल की एक एक्टिविटी है। डन थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, एक यह नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अ क्लासरूम इन विच चिल्ड्रेन कमर्स विद देयर मदर टंग, यानी कि अपनी भाषा में चीज़ों को सीख रहे हैं। एंड देन आर टाट एडिशनल लैंग्वेज, उसके बाद उन्हें एडिशनल लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, वो क्या कहलाता है ये सिद्धांत? बाइलिंगुअल क्लासरूम, बेसिक क्लासरूम, ह्यूमनिस्ट क्लासरूम, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। 25 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए,
जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये मल्टीलिंगुअल क्लासरूम हो जाएगा। तो आप जानते हैं कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कितनी हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइल मूविंग ट्रांसफार्मर टू इनफॉर्मल मोड्स, यानी कि जब बच्चा ट्रांसफॉर्म हो रहा है फॉर्मल से इनफॉर्मल मोड में, किसमें, फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड, यानी कि पहले औपचारिक से अनौपचारिक। पहले बच्चा क्या है, घर में है, अपने आसपास पड़ोस में सीख रहा है, फिर विद्यालय जाके नियम कानून से चीज़ों को सीख रहा है। ऑफ स्पीच इन द सेम स्पोकन आइडिया, अब उसी आइडिया से बोल रहा है जिस आइडिया से वो घर पे बोलता है, अपने आसपास पड़ोस में बोलता है। द मोनोलिंगुअल स्पीकर इंगेजेस इन सोशियोलिंग्विस्टिक होगा, कोड स्विचिंग होगा, कोड मिक्सिंग होगा, या डिफरेंट होगा। 26 के अगर सही ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मल से इनफॉर्मल हो रहा है बच्चा। पहले बच्चा किस भाषा में बात कर रहा है, फॉर्मल, कि यहाँ चलते हैं यार, उधर चलते हैं, खाना पीना खाने चलते हैं, ये करते हैं अपने दोस्तों के साथ। फिर उसके बाद बच्चा इनफॉर्मल, फॉर्मल से इनफॉर्मल मतलब हो जाएगा जहाँ पे बच्चा अपने आसपास पड़ोस में बात करता है। फॉर्मल हो जाएगा जब नियम कानून से बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोड स्विचिंग हो रहा है, बच्चा फॉर्मल से इनफॉर्मल स्पीक करने लग रहा है, औपचारिक से अनौपचारिक, ठीक है ना। तो ये कोड स्विचिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोड स्विचिंग हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 की बात कर ली जाए, अ टीचर ऑफ क्लास 5 गिवन अ स्टेट ऑफ 3 वर्ड्स, 3 शब्द देता है बच्चा, टीचर अपने बच्चों को, जैसे कि वाटर, लैंड और स्काई, ठीक है। एंड आस्क देम टू फाइंड वर्ड्स विच कैन बी फ्रेंड द वर्ड्स, वो वर्ड को फाइंड करो, ढूंढो जो आपस में मिलते जुलते हैं। वर्ड विच अपीयर बिफोर आर आफ्टर द वर्ड लर्नर्स आर एबल टू मेक 20 वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड से बच्चा क्या करे, जैसे और भी वर्ड्स जो आएंगे उनसे क्या करे बच्चा, कम से कम 20 शब्द बना सके। व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी नोन एज, इस प्रकार की स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे, वर्ड वेव, कोलाकेशन, वोकैबुलरी, माइंड मैपिंग। तो यहाँ पे माइंड मैपिंग हो नहीं रही है, वोकैबुलरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोलिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोलिकेशन। 28 है कि विच थियोरी ऑफ चॉमस्की स्टेट्स, चॉमस्की कहते हैं दैट वी आर ऑल बॉर्न विथ एन इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे लैंग्वेज वर्क्स, हम ऐसी एक समझ को लेकर पैदा होते हैं जो लैंग्वेज सीखने में हमें मदद करती है। उसे क्या कहेंगे, साइन लैंग्वेज, ये साइन लैंग्वेज की बात नहीं करते। यूनिवर्सल ग्रामर, बेसिक एजुकेशन, अप्लाइड साइंस। तो देखिए ये यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं कि हम यूनिवर्सल ग्रामर के साथ पैदा होते हैं, धरती पे जन्म लेते हैं और हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं, ये चॉमस्की कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अलर्ट कमर्स विथ डैश बिफोर लर्निंग एडिशन लैंग्वेज इन स्कूल, यानी कि कौन सा ऐसा मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में बच्चा एडिशनल लैंग्वेज सीखने से पहले क्या सीखेगा, देयर मदर टंग, सेकेंड उसको क्या आ रहा होगा, कौन सी भाषा वो बोल रहा होगा बच्चा ना। तो मदर टंग की सेकेंड लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज की मल्टीपल लैंग्वेज, तो वो मदर टंग बोलेगा ऑफिशियली, ये बात सही है ना। एडिशनल लैंग्वेज सीखने से पहले, शास्त्रीय लैंग्वेज सीखने से पहले वो बात तो अपनी भाषा में करेगा ना बच्चा, क्योंकि पैडागोगी भी यही कहती है और NCF NEP कहते हैं। इन द पैडागोजिकल प्रैक्टिस ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज सीखते समय स्ट्रक्चर आर बेटर एसिमिलेटेड थ्रू ना, जो स्ट्रक्चर है वो उसके द्वारा एसिमिलेट किए जा सकते हैं अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन ऑफ कॉमनली यूज्ड सिंटैक्स, नियम कानून के साथ, यानी कि पूरा वर्ब और वर्ब को जाना जाए, समझा जाए ना। मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन विथ इंटरेस्टिंग कंटेंट, मीनिंगफुल ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज, ऑब्जर्वेशन एंड प्रोमोटिंग। तो देखिए
इन 3 ऑप्शन सही हैं और इन 3 ऑप्शन में सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वहाँ पे जहाँ पे मीनिंगफुल हो, बच्चा अर्थ भाव को समझे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, ठीक है, तो वो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। कौन कहाँ गया? दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे सही वाला स्टेटमेंट हमको चूज करना है। फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग। पहली भाषा हम ट्रेनिंग से लेते हैं, नहीं, एक्विजिशन से, नेचुरल हमें प्रोसेस है वो। फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन स्कूल, ये नेचुरल प्रोसेस है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, हम पहली भाषा जो है वो सीख लेते हैं अर्जुन से। Which of the following term is related to Vygotsky सोशियो कल्चरल थियोरी? कौन सा टर्म संबंध रखता है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से? प्रोसेस राइटिंग, चाइल्ड एज अ ब्लैंक स्लेट, ये बात वाइगोत्स्की नहीं करते। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPT ना, इसकी बात जहाँ पे बच्चा थोड़ी सी हेल्प लेकर चीज़ों को कर लेता है और वो एरिया जहाँ तक बच्चा नहीं पहुँच सकता, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात कहते हैं वाइगोत्स्की। डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल साउंड जो होगा, सिंटेक्स, सेमेंटिक, मॉर्फीम और फोनीम। अभी अभी हम लोगों ने देखा था 33 का सही ऑप्शन फोनीम हो जाएगा, ठीक है। मीनिंगफुल की बात होगी तो क्या हो जाएगा? फोनीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहित इज 7 मंथ ओल्ड इन्फेंट। जो रोहित है वो 7 महीने का बच्चा है। ही हैज स्टार्टेड मेकिंग साउंड, वो बोलना शुरू कर दिया है, मतलब साउंड निकालना शुरू कर दिया है, कंबाइन करके कॉन्सोनेंट और वॉवेल, कॉन्सोनेंट और वॉवेल को कंबाइन करके बोल रहा है बच्चा। ही इज कम्युनिकेटिंग यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। वो क्या बोल रहा है? कूइंग कर रहा है, फोनिम बोल रहा है, या लिंग्विस्टिक स्पीच बोल रहा है, या बैबलिंग कर रहा है? 34 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये क्या कर रहा है बच्चा? बैबलिंग कर रहा है। जहाँ पे बच्चा कॉन्सोनेंट और वॉवेल को मिलाकर बोलने लगेगा वो बैबलिंग हो जाएगा, ठीक है। द आइडिया दैट लैंग्वेज डिटरमाइन द वे वी थिंक अबाउट एंड परसीव द वर्ड रिलेटेड। वो लैंग्वेज जो हम दृढ़ निश्चय से सीखें, सोच सकें, उसमें वर्ड को क्या कर सकें, परसीव कर सकें। तो ये क्या है? द स्पेयर वर्ड हाइपोथेसिस, लिंग्विस्टिक रिलेटिव, लैंग्वेज सोशलाइजेशन, लैंग्वेज एक्टिवेशन। सही ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा द स्पेयर वर्ड हाइपोथेसिस, ठीक है, पहला ऑप्शन। थर्टी सिक्स के क्वेश्चन की बात कर ली जाए। थर्टी सिक्स क्वेश्चन की बात कर ली जाए। 35 जो था ये उन्हीं का है, क्रेसन का ना, क्रेसन के सिद्धांत है हाइपोथेसिस वाला। 36 है कि एजुकेशनल प्रोसेस इन विच लर्नर स्टार्ट देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग। यानी कि जो एजुकेशनल प्रोसेस है इसमें लर्नर क्या कर रहे हैं? स्कूलिंग कर रहे हैं इन देयर मदर टंग, स्कूलिंग कर रहे हैं अपनी मातृभाषा में। वो फिर उसके बाद एडिशनल लैंग्वेज में टर्न हो जाते हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा बदल गया है पूछने का तरीका ना, लैंग्वेज भाषा थोड़ी सी चेंज है। तो वो क्या है? बेसिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्ट है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्किनर इज वन ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रेन ऑफ्टन डैश ये है कि इन द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस में स्किनर क्या कहते हैं? बच्चा कैसे सीखता है? इग्नोर एडल्ट, नहीं। मिसबिहेव नहीं करता। कॉपी एडल्ट, अनुकरण करता है, कॉपी करता है ना, अपने से बड़ों को क्या करता है? अनुकरण करके भाषा को सीखता है, स्किनर ये मानते हैं। इट इज सजेस्टेड बाय पियाजे
दैट चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज थ्रू। पियाजे कहते हैं कि बच्चे भाषा किस हिसाब से सीखते हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ट्रायल एंड एरर, शेपिंग। तो ट्रायल एरर की बात नहीं करते, राइटिंग एंड स्पीकिंग की बात नहीं, फिलहाल यहाँ पे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन सही हो जाएगा। 38 का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे समायोजन और आत्मसातीकरण से बच्चा सीखता है। द पैटर्न ऑफ सेंटेंस दैट चिल्ड्रेन नीड टू लर्न टू मास्टर द फंडामेंटल स्किल टू लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड। कह रहा है कि वो सेंटेंस जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, मास्टरी कर चुके हैं, अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, वो क्या कहलाएगा, सिमुलेशन, एसिमिलेशन या स्ट्रक्चर है, ग्रुप लर्निंग है। तो 39 के अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 40। द मोड ऑफ यूजिंग द लर्नर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि अपनी भाषा, मातृभाषा बोलने का जो बिहेवियर है, टू टीच सम एकेडमिक कंटेंट, कुछ औपचारिक तरीके से सिखाने के लिए मातृभाषा के माध्यम से हम सिखाएं, वाइल प्रोवाइडिंग एडिशनल L2 लैंग्वेज इन इज कॉल्ड, यानी कि लैंग्वेज सेकेंड की भाषा के हिसाब से हम एडिशनल लैंग्वेज सिखा रहे हैं, और वो भी किस में, मातृभाषा में, नेटिव लैंग्वेज में, तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, बाईलिंगुअल एजुकेशन, एक्यूरेसी, ठीक है। 40 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बाईलिंगुअल एजुकेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मदर टंग के बाद एक एडिशनल लैंग्वेज 2 सेकेंड लैंग्वेज के हिसाब से सीख रहा है, तो 2 ही भाषा हुई, तो बाईलिंगुअल एजुकेशन हो जाएगा। 41 हो गया कि बाईलिंगुअल एजुकेशन इज एन एजुकेशन प्रैक्टिस डैश वेयर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कह रहा है कि 2 भाषा बाईलिंगुअल एजुकेशनल में हम प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीख रहे हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, अ सिंगल लैंग्वेज इज यूज्ड, मोर देन 3 लैंग्वेज इज यूज्ड, 2 लैंग्वेज इज यूज्ड, नो लैंग्वेज इज। ऐसा तो नहीं है कि कोई भाषा ही नहीं होगी, बाईलिंगुअल एजुकेशन की बात हो रही है, 41 की बात हो रही है, तो आपको पता है यहाँ पे 2 भाषा जहाँ पर यूज होगी वो बाईलिंगुअल एजुकेशन कहलाएगी। तो आसान प्रश्न हैं ये सारे। स्किनर पुट्स टूवर्ड्स द थ्योरी दैट चिल्ड्रेन बेस्ड एक्वायर द लैंग्वेज थ्रू। कह रहा है स्किनर क्या मानते हैं कि बच्चा भाषा कहाँ से सीखता है, एक्टिंग स्किल, इमिटेटिंग, प्रमोटिंग एंड शेपिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनहेंस स्पीकिंग ना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इमिटेटिंग मतलब इमिटेट करना, मतलब कॉपी करना, प्रमोट करना जो चीज़ देख रहा है, शेप और साइज से ये पता लगा लेता है कि ये यही चीज़ है ना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन इज दैट, एक जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है, अलगाव है जानवरों में और इंसानों में अपनी बात कम्युनिकेट करने की, भाषा बोलने की, वो क्या है। एनिमल कैन कम्युनिकेट इमोशंस, ह्यूमन कैन कम्युनिकेट इमोशंस, एनिमल कम्युनिकेट टू इंश्योर देयर ओन वेलफेयर, कम्युनिकेट टू इंश्योर, यहाँ पे ह्यूमन होगा, ह्यूमन कम्युनिकेट टू इंश्योर देयर ओन वेलफेयर। तो तीसरा ऑप्शन यही है कि जो जानवर हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपने वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड नॉट कंसीडर एज ए ऑथेंटिक टास्क ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। भाषा अधिगम में आप किस ऐसे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा टास्क है जिसको आप ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यू नॉट कंसीडर ने, हाँ, ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, प्रमाणित नहीं मानेंगे। यूजिंग अ होटल मेन्यू फॉर स्पीकिंग टास्क, यानी कि बोलने के लिए आप होटल मेन्यू का यूज़ कर रहे हैं, होटल में जो मेन्यू रखे जाते हैं, ये तो ऑथेंटिक है। आस्किंग लर्नर टू राइट एन एसे ऑन गोट, बकरी पर ऐसे लिखने के लिए दे रहे हैं, तो क्या ये ऑथेंटिक टास्क होगा। आस्किंग लर्नर टू डिस्क्राइब द रूम इन विच दे आर नाउ, जो भी जिस भी रूम में बच्चे हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे, तब वो तो ऑथेंटिक हो जाएगा जिस रूम में रहेंगे। आस्किंग लर्नर टू लिसन अ फिल्म सॉन्ग दे लाइक एंड राइट द मीनिंग ऑफ द सेम, ये भी ऑथेंटिक हो जाएगा। लेकिन क्या ऑथेंटिक नहीं होगा, वो जो बच्चे गोट पर क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, इससे, क्योंकि बच्चे अपने हिसाब से, वो ऑथेंटिक नहीं होगा, वो किस सेंटेंस में लिखेंगे, किस हिसाब से लिखेंगे, वो जो ऑथेंटिक नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाईलिंगुअल मोड ऑफ टीचिंग
learning makes use of the learner's native language as simultaneously ना। कह रहा है कि बाइलिंगुअल जो मोड है, दो भाषा जो सीखने का तरीका है वो नेटिव लैंग्वेज के माध्यम से लगातार कैसे सीखा जा सकता है, मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब एक दूसरे के साथ साथ। तो प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज 1, प्रोवाइड्स एडिशनल लैंग्वेज इन लैंग्वेज 2, इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज 2, टीच साइन लैंग्वेज, लर्न्स यूनिवर्सल ग्रामर। 45 क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो एडिशनल लैंग्वेज 2 के हिसाब से बाइलिंगुअल मोड दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। पहला उसका मदर टंग होगा, दूसरा उसका एडिशनल लैंग्वेज हो जाएगा नेटिव लैंग्वेज के बाद, ठीक है ना। 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब क्रेसन नेचुरल ओरल हाइपोथेसिस, ठीक है। क्रेशन के नेचुरल ओरल हाइपोथेसिस को कौन डिस्क्राइब करता है? पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज आर एक्वायर्ड इन अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर, जो पूरे नियम कानून के साथ एक टेबल से सीखा जा रहा है, पहले छोटी चीज़ें फिर बड़ी चीज़ें फिर उससे बड़ी ना। टीचर शुड यूज नेचुरल साउंड ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज सिखाने के लिए बच्चों को नेचुरल साउंड जो है यूज़ करना चाहिए। रीडिंग मटेरियल नीड टू बी ऑथेंटिक, टीचिंग शुड फोकस ऑन एवरी लर्नर लर्निंग स्टाइल। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन बहुत बेहतरीन है, लेकिन क्रेसन जो कहते हैं वो पूछा गया है। 46 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो क्रम से सीखा जाए वो कहते हैं क्रेसन साहब पहला। अ प्रोसीजरल प्लान फॉर प्रेजेंटिंग टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल, जो टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल है उसको प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए कौन ये प्लान क्या कहलाता है? अप्रोच है, मेथड है, पैडागॉजी है, टेक्निक है। 47 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये मेथड है, शिक्षा भाषा को सिखाने का एक तरीका है, मेथड है, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नोन एज, ठीक है। तो क्या है इसको? क्लासिक मेथड कहते हैं, क्लासिकल अप्रोच, क्रिएटिव मेथड या क्रिटिकल पैडागॉजी मेथड। तो आपको पता है कि इसमें 48 की बात कर ली जाए तो इसमें तीसरा चौथा तो होगा नहीं ना, क्लासिक मेथड नहीं है, ये क्लासिकल अप्रोच है, ठीक है ना। इन विच मेथड मदर टंग इज नॉट यूज एट ऑल, कौन से मेथड में मातृभाषा का यूज किया ही नहीं जाता? डायरेक्ट मेथड, इलेक्ट्रिक मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड या ट्रांसलेशन मेथड? तो बिल्कुल डायरेक्ट मेथड में हम मदर टंग का यूज कर ही नहीं सकते हैं। हम जो भी भाषा सीख रहे हैं हमें उसी में बात करनी होगी, टूटी फूटी चाहे जैसी भी। 50 और लास्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या एग्जाम्पल क्या है? स्कैनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अभी अभी हम लोगों ने ना स्पेशल आइडिया ढूंढ रहे हैं जहाँ पर। तो टू लुक फॉर द मेन आइडिया इन अ चैप्टर ऑफ अ बुक, टू राइट अ समरी ऑफ मूवी, टू राइट अ समरी फॉर साइंटिफिक आर्टिकल, टू लुक फॉर योर बेस्ट फ्रेंड फोन नंबर इन आवर सेल फोन। 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, फ्रेंड के फ़ोन नंबर में हम क्या अपने फ़ोन नंबर में फ्रेंड का नंबर ढूंढ रहे हैं, तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा और आपको ये क्लास कैसी लगी और आपकी तैयारी कैसे चल रही, और मुझे और किन सब्जेक्ट पर ऐसे 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन लाने चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करके बताइएगा, जिससे मैं जान सकूं कि मुझे अगली वीडियो किस पे बनानी है। फ़िलहाल मैं ये सीरीज़ जारी रखूँगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना 1% 2% जो भी आपकी मदद कर पाऊँ। फ़िलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पसंद आए तो लाइक भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।